गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम हमारे कक्षा 10 का जो अगला पाठ है वो शुरू करने जा रहे हैं और अगला पाठ हमारा अगला चैप्टर जो है वो हम ले रहे हैं हमारे जो बुक है उसका अध्याय नंबर 19 चैप्टर नंबर 19। इसका जो हेडिंग है वो क्या है? जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो पहले हम इसकी जो औचित्य है, इसकी जो उपयोगिता है उस पर बात करते हैं। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो चैप्टर है वो हमें 5 नंबर बोर्ड में लाकर देता है। यानी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि बहुत इजी और छोटा सा चैप्टर आपको कितने नंबर देगा? 5। तो ये आपको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से और इसकी जो डिटेल्स है वो जो मैं बताऊँ वो आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से, परिभाषा से। देखिए, यदि मैं बात करूं जैव विविधता शब्द की, तो जैव विविधता शब्द यदि मैं पहले बात करूं किसकी? शाब्दिक अर्थ की। इसकी करूं शाब्दिक अर्थ की। देखिए, विज्ञान में शाब्दिक जो परिभाषा होती है वो अलग होती है, क्योंकि शब्द का निर्माण कुछ सोचकर किया जाता है और इसकी यदि कोई परिभाषा लिखते हैं तो वो उससे अलग हो सकती है। तो पहले इसके शब्दों का अर्थ क्या है? तो आप देखिए कि इसके 2 शब्द, एक तो है जैव, दूसरा क्या है? विविधता। जो जैव शब्द है उसका अर्थ यदि हम निकालें तो जैव का अर्थ होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। और विविधता का अर्थ क्या है? विविधता का शाब्दिक अर्थ आप कह सकते हो कि विभिन्नता होता है। तो क्या पता चला कि जीवन में जो विभिन्नताएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? जैव विविधता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप अपने आसपास का क्षेत्र देखिए, यहाँ पर हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वहाँ का वातावरण अलग हो सकता है, पानी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, जीव जंतु अलग हो सकते हैं। तो जीव जंतुओं में कई तरह के चेंजेस और विभिन्नताएं होती हैं। चेंज अलग चीज़ है, विभिन्नता करते हैं अलग अलग होना। तो अलग अलग तरह के जीव जंतु हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो ये हो गया हमारा जैव विविधता का शाब्दिक अर्थ कि जैव का अर्थ तो है, जैव का अर्थ तो है जीवन, और विविधता का अर्थ क्या है? विभिन्नता। तो ये आपको पहली बात ध्यान रखनी है। तो ये परिभाषा तो नहीं है, लेकिन ये क्या है बच्चे? ये हमारा शाब्दिक अर्थ है। क्या है? शाब्दिक अर्थ। अब इसकी परिभाषा बनाई गई, इसके डेफिनेशन बनाई गई। अब वो डेफिनेशन, परिभाषा जब होती है बेटा उसको प्रमाणित किया जाता है। परिभाषा हम हर केस से अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। तो देखो, अमेरिका आप जानते हो, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1987 में 1987 में एक रिपोर्ट बनी। उस रिपोर्ट का नाम था प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का क्या नाम था? प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट। यूएसए में 1987 में 1987 में एक रिपोर्ट बनाई गई, जिस रिपोर्ट का नाम था क्या? प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट था। इसमें जैव विविधता की एक परिभाषा डिसाइड की गई, फाइनल की गई, जो आपको भी याद होनी चाहिए। और एग्जाम में जब जैव विविधता किसे कहते हैं, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जब पूछी जाएगी तो वो आपको ये वाली परिभाषा लिखनी होगी। चाहे तो आप शाब्दिक अर्थ भी लिख सकते हो, परंतु ये भी आपको लिखनी होगी। तो ये परिभाषा में शब्द ब शब्द आपको वही लिखाऊंगा जो ओरिजिनल है। तो मैं वो क्या लिखाऊंगा उसको समझिए। लिखिए, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता विषमता एवं पारिस्थितिक
जटिलता जीवों में पाई जाने वाली, पहला शब्द है विभिन्नता, विषमता एवं पारिस्थितिक जटिलता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। अब मैं इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे ये शब्द मिलते जुलते हैं, परंतु इसका एक कैटेगरी बना दी कि ये 3 तरह की कैटेगरी में इसे रख सकते हैं। विभिन्नता का मतलब तो आप जान ही गए, एक जानवर दूसरे जानवर से अलग हो सकता है, एक पेड़ दूसरे पेड़ से अलग होता है। ये चीज़ क्या कहलाती है? विभिन्नता कहलाती है। विषमता, दूसरा शब्द है हमारे विषमता। विषमता तो वैसे विभिन्नता को ही कह सकते हो, लेकिन इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ। कोई जंतु तो रहता है रेगिस्तान में। कहाँ रहता है? रेगिस्तान में, मरुस्थलों में। और कोई जंतु रहता है बर्फीले इलाकों में, बर्फीले क्षेत्र में। तो मेरी बात सुनो, इन दोनों तरह के जीवों में अलग अलग तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं। आपने 9th क्लास में देखा होगा, रेगिस्तान में पाए जाने वालों की जो त्वचा है वो भूरे रंग की होती है और इनकी जो त्वचा पर विभिन्न प्रकार की संवेदी अंग संवेदनाएं पाई जाती हैं, जिससे वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग पानी कम पीते हैं, उनको शरीर को पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। पेड़ पौधों में आप जानते हैं उनकी जड़ें गहरी होती हैं और जड़ों में मूल रोम वगैरह पाए जाते हैं, जबकि बर्फीले क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी खालें मोटी होती हैं और उनकी जो त्वचा वो सफ़ेद रंग की होती है। तो इसको मैं बोलूँगा विषमता। वातावरण के हिसाब से जीव अलग अलग होते हैं, इसको क्या बोलेंगे? विषमता। और बात करते हैं पारिस्थितिक जटिलता। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें ये शब्द भी एक्सप्लेन हो सकता है। पारिस्थितिक जटिलता, ये रेगिस्तान, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है बेटा कि यहाँ पानी है, यहाँ घास फूस ज़्यादा है, उसमें पहाड़ी इलाके ज़्यादा है, वहाँ वातावरण ऐसा है, वहाँ रेगिस्तान है। इसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र हमारा पूरा सिस्टम होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र हर जगह अलग अलग होता है। जटिलता मतलब कि दुनिया के अंदर कितने तरह के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। जटिलता का मतलब होता है जिन्हें समझने में हमें परेशानी आए, कठिनाई आए। तो जटिलता तो है ही सही। ये सब मिलाकर क्या कहलाती है बच्चे? जैव विविधता। और ये आपको अच्छे से याद करनी है और लिखनी है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। चलो अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 2। हमारा जो टॉपिक नंबर 2 होगा वो क्या होगा कि जैव विविधता के स्तर कौन कौन से हैं? स्तर मतलब लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के हम 3 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। पहले हम उनके नाम लिखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला स्तर जो होगा वो होगा प्रजाति विविधता। कौन सी विविधता? प्रजाति विविधता। दूसरा जो स्तर होगा उसको हम कहेंगे आनुवांशिक विविधता। और तीसरा जो स्तर होगा उसको हम कहेंगे क्या? पारिस्थितिक तंत्र विविधता। अच्छा, जैव विविधता की परिभाषा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। एग्जाम में 1 नंबर का जो वो प्रश्न आएगा वो पूछ सकता है। एक प्रश्न तो 1 नंबर का आता है और एक प्रश्न कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए, पहले इनके आप नाम याद रख लो, वो एग्जाम में पूछेगा आपसे जैव विविधता के स्तर कौन कौन से होते हैं 1 नंबर में। तो आप कहोगे कि पहला जो स्तर होता है वो होता है प्रजाति विविधता। दूसरा स्तर जो होता है वो होता है आनुवांशिक विविधता। और तीसरा जो लेवल स्तर होता है वो है पारिस्थितिक तंत्र विविधता होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा स्तर होगा, यह आपको लिख लेना है।
सबसे पहले जो हम स्तर पढ़ेंगे वो पहला स्तर होगा और उस स्तर का नाम है प्रजाति विविधता। लेवल नंबर 1 ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज प्रजाति विविधता। ठीक है, अब देखिए प्रजाति विविधता क्या होती है, हम इसे कैसे समझेंगे। तो विविधता, इसकी विविधता पढ़ने से पहले ये जो प्रजाति शब्द है इसका अर्थ हम देखेंगे, प्रजाति किसे कहते हैं, बात को समझिएगा। देखिए मैं इंसान हूँ, लग तो रहा हूँ कि मैं इंसान ही हूँ और आप लोग भी इंसान हो, मनुष्य के कैटेगरी में आते हो। तो हम जो पूरे मनुष्य हैं दुनिया के, वो हमारे जो हम दिखने में वो एक जैसे होते हैं, हम लोग, हमारे चेहरे अलग हो सकते हैं, किंतु मैं, आप और इस दुनिया के समस्त जो मनुष्य हैं वो देखने में कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। और हम जो मनुष्य हैं वो संतान उत्पन्न करते हैं और हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। इससे हमारा जो पूरा मनुष्य है, पूरे मनुष्य है, वो मनुष्य का एक परिवार बनता है, वह हमारी क्या कहलाती है, प्रजाति कहलाती है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण ले लो, जैसे कुत्ते होते हैं बेटा, डॉगीज़। तो जो डॉगीज़ होते हैं, दुनिया भर के जो डॉगीज़ की जो पूरी यूनिट है, पूरा जो परिवार है कुत्तों का, वो कहलाता है उनकी प्रजाति, यानी कुत्तों की प्रजाति। इसी प्रकार जितना भी जीव है उसका पूरा जो वैश्विक परिवार है वो एक प्रजाति कहलाती है। हम मनुष्य प्रजाति है, वो डॉगी यानी कुत्ता प्रजाति है। ऐसे बेटा शेर की प्रजाति में आता है, वो एक जैसे दिखने वाले परिवार का समूह क्या कहलाएगा, प्रजाति कहलाएगा। तो सबसे पहले हम परिवार की परिभाषा देखते हैं, क्या है प्रजाति की परिभाषा। तो प्रजाति किसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ प्रजाति। क्या लिखने वाला हूँ, प्रजाति। तो क्या होगी प्रजाति की परिभाषा, वो देखो, जीवों का ऐसा समूह, वो एग्जाम में आपसे सिर्फ प्रजाति भी पूछ सकता है। वो प्रजाति क्या है बेटा, जीवों का समूह, जीवों का ऐसा समूह जो एक जैसे दिखते हो, कैसे दिखते हो, एक जैसे दिखते हो। सबसे पहली बात, ये जीव कैसे दिखते हैं, एक जैसे, इंसान सभी एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हो। और दूसरी बात क्या, संतान उत्पन्न करने की, संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो। ठीक है, यानी वो एक जैसे दिखते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, प्रजाति कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रजाति कहलाती है। अब बात करूं मैं किसकी, प्रजाति विविधता की, जो हमने टॉपिक डाला, तो अब मैं बात करूंगा प्रजाति विविधता की। अच्छा, आप इसे क्या कह सकते हो, आप इसे ऐसा कह सकते हो ना कि प्रजातियों में विभिन्नता, प्रजातियों में विभिन्नता। अब देखो, हमारा बूंदी को आप ले लो, हमारा जो बूंदी शहर है, ये राजस्थान जो हमारा राज्य है, यहाँ पर हम मनुष्य एक प्रजाति है। लेकिन क्या हम सिर्फ मनुष्य प्रजाति यहाँ निवास करती है, नहीं, अन्य जितने जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरियाँ, कुत्ते, लोमड़ी, हिरण, शेर, बाघ, शेर, बब्बर शेर राजस्थान में नहीं होता है, बाघ, इसके अलावा घोड़े, हाथी, जितने भी पेड़ पौधों में देख लो आप, नीम, बबूल, अशोक का पेड़ और सफ़ेदे का पेड़, तो बेटा अलग अलग होती है। तो ये सब क्या कहलाएगी, प्रजाति में विविधता। तो प्रजाति विविधता क्या हो गई, बात को समझिएगा। मान लो मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और यहाँ जानवर भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे। तो इनको पूरों को मैं क्या बोलूँगा, इन पूरों को एक साथ में क्या बोलूँगा, प्रजाति विविधता। क्योंकि इसी में सभी जो प्रजाति है उनकी विभिन्नताएं भी आ गई, ये सब अलग अलग है। यानी आप इसको कैसे लिखोगे कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या, टोटल, बेटा पूरे आ जाएंगे फिर, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या क्या कहलाती है, प्रजाति विविधता कहलाती है।
प्रजाति विविधता कहलाती है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की जो कुल संख्या होती है बच्चे, वो क्या कहलाती है? प्रजाति विविधता। चलो ये हमारी हो गई प्रजाति विविधता। अब हम अगली विविधता की बात करते हैं। तो देखिए, जीवों का ऐसा समूह जो एक जैसे दिखते हैं वो तो क्या कहलाती है? प्रजाति। और इनमें पाए जाने वाली जो विभिन्नता है, विभिन्नता वो कैसे देखेंगे? हम इनकी कुल संख्या में देखेंगे। अब दूसरा स्तर जो आता है, हमने टॉपिक डाला था, दूसरा स्तर क्या हो जाएगा? आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता को हम कैसे समझेंगे? आनुवांशिकता जब हम अध्याय 3 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मेरे जो पिताजी हैं और उनके जो पिताजी हैं यानी मेरे दादाजी, तो मुझ में उन दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवांशिकता। के जीवों के जो गुण होते हैं वो अगली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन उनमें क्या चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए सभी जीव जो हैं वो कैसे दिखते हैं? अलग अलग दिखते हैं। इंसानों में जो जीव है उनकी शक्ल व्यवहार सभी क्या है? अलग अलग। इसकी वजह कौन है? जीन। इनका कारक कौन है? जीन। जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जब आप समझेंगे, तो आप आनुवांशिक विविधता को कैसे समझेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हम एक ही प्रजाति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक ही प्रजाति की, क्योंकि आनुवांशिकी जो है, आनुवांशिक लक्षण है जो, वो एक ही तो प्रजाति में हम देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम इंसान और किसी जानवर के आपस में आनुवांशिक गुणों की बात करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी हम इसमें एक ही प्रजाति की बात करेंगे। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो आप लिखोगे क्या कि एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों में, अब एक ही प्रजाति मतलब हमने इंसान ले लिए तो उनके इंसान ही आ गए, फिर पूरे हम इंसानों की बात करेंगे। एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विविधता, या इसको विभिन्नता भी कह सकते हो आप, क्या कहलाती है? आनुवांशिक विविधता कहलाती है। लेकिन एक बात हमने, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने नहीं लिखी, वो क्या, इसे हम मिटा देते हैं। एक सबसे बड़ी वजह कौन है? जो चेंज आते हैं प्रजाति में, इंसानों में जो परिवर्तन आते हैं, वो किसके कारण आते हैं? जीन के कारण। किसके कारण? जीन के कारण। अब ये परिभाषा पूरी होगी। एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों में जीन के कारण पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? आनुवांशिक विविधता कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो इसको आप बिल्कुल याद रखिए। अब मैं बात करूंगा तीसरी विविधता की, तीसरे स्तर की। हमारा तीसरा स्तर कौन सा है? पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तीसरा जो स्तर है वो हमारा कौन सा है? पारिस्थितिक तंत्र विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र हमारा क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम क्या है? पर पारिस्थितिक तंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे समझेंगे? देखिए, ये हमारा एक क्षेत्र है, ये हमारे क्षेत्र का नक्शा है। इसमें क्या दुनिया भर के जीव पाए जाते हैं, यानी इंसान, कुत्ते, लोमड़ी, बिल्ली, शेर वगैरह 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 सब पाए जा सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? इस क्षेत्र में जीव पाए जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इसी क्षेत्र में क्या नदी नहीं है? क्या वायु नहीं है? क्या पहाड़ नहीं है? क्या मिट्टी नहीं है? ये जीव थोड़ी है, ये है हमारे अजैविक घटक। तो देखो, इस क्षेत्र में जैविक घटक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जैविक घटक, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैविक घटक हो सकते हैं। और
इसी वातावरण में और इसी क्षेत्र में नदी हो सकती है। नदी क्या जीव है क्या? नहीं, नदी सांस नहीं लेती है, नदी में जल पाया जाता है। पहाड़ होते हैं, पहाड़ में मिट्टी होती है, वायु होती है। ये कैसे घटक है? अजैविक घटक। कैसे घटक हैं? अजैविक घटक। तो वातावरण के जैविक और अजैविक घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं बच्चे? पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आप क्या समझे कि किसी क्षेत्र के जैविक घटकों, या मैं डायरेक्ट लिखूं, किसी क्षेत्र के जैविक तथा अजैविक घटक सम्मिलित रूप से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिक तंत्र क्या है? कई जगह रेगिस्तान है, कई जगह क्या है? पहाड़ है, कई जगह बर्फीले इलाके हैं, कई जगह नमी वाली भूमि है जहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल है। तो इस प्रकार दुनिया में बहुत तरह के पारिस्थितिक विविधता पाई जाती है। तो ये हमारा कौन सा स्तर हो गया? तीसरा स्तर। ठीक है, इसकी जो शेष थ्योरी है वो जो आपको लिखनी है वो मैं आपको पूरी नोट्स में भेज ही रहा हूँ, साथ में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये आप रफ में वर्क कर सकते हो। चलो अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब मैं जो आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ वो दोनों चीज़ें आज के लिए नहीं, आपके फ्यूचर। अच्छा, ये जो चैप्टर है बच्चे, ये चैप्टर पर्यावरण का चैप्टर है। सविज्ञान में एक भाग है पर्यावरण। और याद रखो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ इससे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं हो। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दो, सेकंड ग्रेड दो, रीट दो, पटवारी दो, राजस्थान पुलिस आपको बनना है, पुलिस में जाना है, इसके अलावा आपको दुनिया भर की एलडीसी की जॉब है, तो आपको इससे चैप्टर जैव विविधता से क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूं। क्या? जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है आपके सामने कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? और ये आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और सिर्फ अभी के लिए नहीं, आने वाले आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसको याद करने की मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। क्या? जैव विविधता। अब जैव में कितनी मात्रा लग रही है? 2 मात्रा लग रही है। तो इसमें 2 आ रहा है, 2 पीछे आपको याद रह जाएगा। गर्मी का मौसम मई, गर्मी का मौसम याद रखना। जैव विविधता कब पढ़ते हैं अपन? गर्मी में। और गर्मी यानी मई, गर्मी मई। तो याद रखना 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। अब इसी के बाद में आपको दूसरे प्रश्न की बात करता हूँ। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न आपको थोड़ा अचंभित या बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वो प्रश्न क्या है। तो वो प्रश्न है कि जैव विविधता संपन्न क्षेत्र, मैं क्या बात कर रहा हूं? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके सामने क्या है? प्रश्न है। याद रखना, फोकस किस पे करना है आपको? संपन्न क्षेत्र पर। किस पर करना है? संपन्न का मतलब होता है जहाँ खूब सारी मात्रा में वो चीज़ पाई जाती हो। संपन्न व्यक्ति का मतलब उसका खूब सारा पैसा और सुख सुविधाएं हो। तो ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र जहाँ खूब सारी जैव विविधता पाई जाती है वो क्या कहलाती है? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। आप इसको परिभाषित तो ऐसे कर सकते हो कि वह क्षेत्र जहाँ बहुत जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, कह सकते हो कि वह क्षेत्र, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा तो ये आप लिख सकते हो ये लाइन, वह क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, वह क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है वो क्या कहलाता है?
जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। अब मैंने प्रश्न पूछा कि कहाँ पर ये क्षेत्र हैं, तो आपको इसके लिए पृथ्वी का जो ग्लोब है उसे थोड़ा समझना होगा। तो देखो, ये हमारी दुनिया है, ये हमारा वर्ल्ड है, ये हमारा विश्व है। तो दुनिया के अंदर आप जानते हो बहुत सारा पानी मौजूद है। 71% भाग पर क्या है, आप जानते हो कि पृथ्वी के 71% भाग में क्या है, जल है, और 29% भाग में क्या है, स्थल मौजूद है। तो इतना तो आपको बात समझ में आ गया, पृथ्वी के 70% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। अब मैं एक तुम्हें ज्योग्राफी से संबंधित चीज़ बताता हूँ। यदि मैं इसके बीचों बीच एक रेखा खींचूं, आड़ी रेखाओं को बेटा अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। आड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और जो खड़ी रेखा है वो कहलाती है देशांतर। क्या कहलाती है? देशांतर। अक्षांश देशांतर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो यह जो रेखा है बीच में वो कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल। ठीक है। अब देखो, ये जो जगह है यहाँ दुनिया में, मैं तुम्हें नक्शा इसमें छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा एशिया है, ये हमारा क्या है, एशिया। और एशिया थोड़ा इसमें ऊपर पड़ता है। ये हमारा इंडिया यहाँ आ गया, ये अरेबिया और ये जापान वगैरह इधर आ गया। अब यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह पाए जाते हैं। जबकि इधर आ जाओ, तो इधर आ जाएं तो अफ्रीका का एक भाग यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका के कुछ क्षेत्र भी क्या पाए जाते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं। तो इस जगह की खासियत है कि यहाँ बहुत सारी वर्षा होती है, बहुत सारी क्या होती है, वर्षा होती है। साल भर जो मौसम है वो एक जैसा रहता है। साल भर मौसम कैसा रहता है? एक जैसा रहता है। तो खूब सारे पेड़ पौधे उगते हैं यहाँ पर। खूब सारे क्या उगते हैं? पेड़ पौधे। और खूब सारे पेड़ पौधे उगेंगे तो खूब सारे यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? जीव जंतु पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका के कुछ भाग, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के जंगल वगैरह वगैरह, अमेज़न के जंगल भी इस रेखा पर पाए जाते हैं। तो यहाँ की खासियत है कि साल भर वहाँ बारिश होती है, रोज़ाना बारिश होती है। ठीक है। इसके अलावा साल भर वहाँ मौसम नहीं बदलता, सर्दी गर्मी वहाँ नहीं होती, साल भर वहाँ नमी वाला मौसम रहता है। इस कारण वहाँ बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? जीव जंतु पाए जाते हैं। तो आप क्या कहोगे? अच्छा, यहाँ जो जंगल पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय जंगल पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण का मतलब जो गर्मी का मौसम वहाँ रहता है, इसलिए वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन। यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, बहुत ज़्यादा जीव जंतु होते हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहलाते हैं। वो क्षेत्र कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे बहुत सारे एशियाई देश हैं। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ भाग, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के, अफ्रीका भी आएगा, और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग इनमें आते हैं। तो ये हो गया आपका जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। यहाँ तक आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं। कोई डाउट हो ग्रुप या चैट में आप बता सकते हो बच्चे। थैंक यू।